चर्चा करेंगे और सीखने करेंगे। प्रेयर की आवाज सुनाई दे रही है मैम जी? हेलो हेलो। यस सर। हेलो हेलो सर। जो प्रेयर की आवाज सुनाई दी सभी को या नहीं सुनाई दी प्रेयर की आवाज? नमस्ते सर। नमस्ते। नहीं सुनाई थी सर, नहीं सुनाई। नहीं सुनाई थी, उसी को ही है ना। अब देख में मैम अब आ रही है प्रेयर की आवाज जी? यस सर। नहीं आ रही, यहाँ तो नहीं आ रही सर अभी। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। Sir, prayer is not audible. बोलो। Hello, sir, prayer is not audible. और आवाज नहीं आ रही प्रेयर की जी? नहीं सर। मुझे सुनाई दे नहीं रही सर, है। नॉट ऑडिबल सर। सर आवाज नहीं आ रही। नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें मन में बसेगा हम रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हमें क्या मिला है, ये सोचें किया किया क्या क्या है है, अर्पण, ले खुशियों खुशियों के के बातें बाटे सभी सभी को, को भी बन जाए का मधुबन, जीवन ही बन जाए मधुबन। आके आवन चले नेक रखे तू हमसे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें शक्ति हमें देना दाता, मन मन का का विश्वास विश्वास कमजोर कमजोर होना। निकालो ना, हाँ, तो गूगल पे। जी सभी का स्वागत है और सभी ने प्रेयर की और अच्छा भी लगा कि सभी ने प्रेयर बोली और एक हवन की तरह उसमें शब्दों का भी मिश्रण जो रहा सबने अपने अपने तरीके से, क्योंकि वो शायद आपको कुछ का आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो चलो, परमात्मा का नाम कोई भी कार्य परमात्मा के सुनने से करते हैं। तो मैं आज की इस कार्यशाला में राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज जो भिवानी में जितने भी आज हमारे प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं, प्रिंसिपल हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और जो विद्यार्थी हैं, उन सब का मैं आज की वर्कशॉप में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज की कार्यशाला स्वच्छता रिगार्डिंग स्वच्छता एक्शन प्लान, स्वच्छ कैंपस, जल शक्ति के उपलक्ष्य में रहेगी, जिसमें आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करेंगे, जिसमें सैनिटेशन एंड हाइजीन को किस प्रकार से हम कार्य कर सके, वाटर मैनेजमेंट, एक्टिविटी इन वाटर मैनेजमेंट, एक्टिविटीज इन एनर्जी मैनेजमेंट, एक्टिविटीज इन वेस्ट मैनेजमेंट, एक्टिविटीज इन ग्रीनरी, इन सब विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और जो क्लीन और घर का कैंपस हो, देश का कैंपस हो, गांव का कैंपस हो, ऑफिस का कैंपस हो, उन सब की आज हम चर्चा करेंगे। तो और धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि फैकल्टी वो आए और जो प्रिंसिपल जी हैं वो भी एक बार सभी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिसके निर्देशन में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी एक बार सभी का स्वागत करते हुए इसको श्री गणेश की अनुमति प्रदान करें। उससे पहले जो प्रोफेसर है जो होस्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट, तो प्लीज। रणवीर जी नमस्कार। am I audible? ऑडिबल सर, ऑडिबल सर। सर आज के इस वर्कशॉप सेमिनार के लिए जो कि महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
के तत्वाधान में राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी के द्वारा जो आयोजित की जा रही है, इस वर्कशॉप में सर्वप्रथम मैं MGNCRE के जो चेयरमैन मिस्टर प्रसन्ना कुमार, डायरेक्टर चेतन चितलेकर और आयोजक और रिसोर्स पर्सन के रूप में श्री रणवीर सिंह जी का इस सेमिनार में हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। सेमिनार का जो विषय लिया गया है, वर्कशॉप में जो आज विषय है, बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण है। मैं राजीव गांधी महिला महाविद्यालय की सभी फैकल्टी, मेरे प्रोफेसर साहिबान, सभी छात्राएं जिन्होंने इस सेमिनार, इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया है, विभिन्न संस्थाओं के, विभिन्न महाविद्यालय के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स जो ज्वाइन करके इस वर्कशॉप में अपना योगदान दे रही हैं, मैं राजीव गांधी महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की वर्कशॉप का जो मुख्य उद्देश्य है, जो स्वच्छता और जल शक्ति तथा कोविड-19 के उपरांत जो परिस्थितियां जिनका हमें सामना करना होगा, किस प्रकार से हम उनसे दो हाथ कर सकते हैं, वो विषय आज लिया गया है, जो कि एक कालजयी है। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए स्वच्छता और जल शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दोनों ही हमारे वातावरण को शुद्धता प्रदान करते हैं। मैं आज के आयोजक जी और विद्यालय की तरफ से साधुवाद देता हूं और सभी प्रतिभागियों का एक बार फिर अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की वर्कशॉप के माध्यम से आने वाले समय में हम अपने महाविद्यालय प्रांगण में किस प्रकार से स्वच्छता जारी रखेंगे और किस प्रकार से जल शक्ति और वाटर कंजर्वेशन की जो एक एक्शन प्लान है, उसको हम क्रियान्वित कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से मार्गदर्शन और एक प्लान हमें बताई जाएगी, हम उसको उसी प्रकार से क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता, हमारे रिसोर्स पर्सन श्री रणवीर सिंह जी का धन्यवादी हूं और सभी का अपनी तरफ से धन्यवाद और स्वागत करते हुए मैं रणवीर सिंह जी को माइक देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम सब बधाई के पात्र हैं। आज हम लोग जिस कोरोना काल में जिस एपिडेमिक को लेकर और आज हमारे सामने जो इतना बड़ा भयानक संकट एक सदी के बाद आया है, क्यों आया, उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ना है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम आज निराशा के माहौल में आशा की किरण जगा सकते हैं, और इन सभी विषयों के साथ, इन सभी भावनाओं के साथ आज हम सब मिलकर एक हवन जो बुराई के खिलाफ, स्वच्छता के खिलाफ, जो इसके साथ साथ जो विचारों में निराशा के माहौल के साथ साथ आज हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार अनुरोध करूंगा कि जो दूसरे प्रोफेसर्स भी हैं वो एक बार हल्की सी इंट्रोडक्शन किस सब्जेक्ट के हैं और कितने समय से वो पढ़ा रहे हैं, ताकि हम जब आदान प्रदान करें, चर्चा करें और ज्ञान का तो शेयरिंग वो और ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा। एक प्रकार से वन वे व्याख्यान के तौर पर यह नहीं रखना चाहते, हम लोग रखते नहीं है, हम लोग पूरी तरह से पार्टिसिपेटरी किया जाएगा। और हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने आज के प्रोग्राम को और श्री गणेश का अनुमति उन्होंने प्रदान की और मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं अभी जो प्रोफेसर्स हैं वो भी अपने जो विचार हैं वो अपना इंट्रोडक्शन हल्की सी रख सकते हैं, एक दो बच्चे भी, तब हम विषय को आगे बढ़ाएंगे। चचा जो भी प्रोफेसर हैं प्लीज वो एक इंट्रोडक्शन से देते हुए ताकि एक दूसरे को कब से वो कुछ विषय को पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें हमारा
जो क्लीन कैंपस, स्वच्छ कैंपस में पूरी प्रेजेंटेशन भी आपको शेयर करूंगा, मैनुअल भी शेयर करूंगा। जी प्लीज, क्योंकि कोरोना काल में एक इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडवाइजरी भी जारी है रिश्तेदारों को और मत आने दीजिए, थोड़ा दिन पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन हम वेबिनार के माध्यम से जरूर इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, प्लीज। Good morning, sir. This is Seema Bumra, Assistant Professor in Department of Commerce, and I'm here from 3.5 years. And I'm also NSS Program Officer in this college. And thanks to you for organizing such an informative online workshop. And due to you, we are able to see all our college family. So thank you so much, sir. थैंक यू सीमा जी, हाँ थैंक यू। Other professors. Good morning, sir. Good morning, Dr. Suman. Good morning, sir. Sir, Dr. Suman, Department of Commerce, Rajiv Gandhi Government College for Women, भिवानी। सर 2017 के बैच में ही हमने ज्वाइन किया था। The other professors. नमस्ते सर, मैं हाँ नमस्कार। नमस्ते सर, मैं ललिता। सर मैं ललिता चित्रकला विभाग में 2012 से हूँ। नमस्कार सर, मैं अजीत कुमार फिजिक्स डिपार्टमेंट में हूँ। मैं यहाँ पे लगभग 2.5-3 साल हो गए। हाँ जी अजीत कुमार जी, हाँ थैंक यू। हमारे बीच में डायरेक्टर प्रोफेसर चेतन, जिसके निर्देशन में हम ये पूरा प्रोग्राम चल रहे हैं, वह भी जुड़ चुके हैं। मैं एक बार अपनी तरफ से भी उनका स्वागत करता हूँ। और यह जो कार्यक्रम जो चला रहे हैं हम पूरे भारत में स्वच्छता को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, और एयर, ग्रीन वाटर, ग्रीनरी और जल, उन सब के बारे में, तो मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे फैकल्टी से एक बार प्रोफेसर चेतन जी का ऑफिशियली वेलकम करते हुए हम आज के इस उत्सव को, इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएं। प्लीज कोई भी जो फैकल्टी। रणबीर सिंह जी, I would like to welcome our chief guest, Sri Chetan ji, the director MGNCRE, to join us this workshop which is being organized by MGNCRE and Rajiv Gandhi Rajkiya Mahila Mahavidyalaya. So on the behalf of the college and on the behalf of all faculty, I welcome heartily श्री चेतन चितलेकर जी का। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके द्वारा जो भी इस कार्यक्रम के बारे में, स्वच्छता और जल शक्ति के बारे में महाविद्यालय के जिस प्रकार के दिशा निर्देश और एडवाइजरी जारी की जाएगी, मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि उस एडवाइजरी, उस परामर्शदात्री को हम क्रियान्वित करते हुए में स्वच्छता और वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए हम भरसक प्रयास करेंगे। मैं एक बार फिर सभी का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपकी परमिशन से एक दो बात कहना चाहता हूँ। इट इज जस्ट शेयरिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। पहले तो मिस्टर सुधीर कुमार शर्मा प्रिंसिपल प्रणाम करना चाहता हूँ। बाकी के जो आपके ऑर्गेनाइजिंग कमिटी है, मिसेस सुनीता मेहता, स्वर्ण चंद, डॉक्टर परमानंद, सीमा बुमरा, मिस मीनू कुमारी एंड अजीत कुमार का,
धन्यवाद करना चाहता हूं कि संडे जो हॉलिडे है आज, और फिर भी सुबह सुबह आप वर्कशॉप अरेंज किए और एक कष्ट लिए, एक कष्ट उठाए कि हम लोग स्वच्छता के बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करें। तो पहले तो ये है महिला विद्यालय है। हमने जैसे बोलते हैं महिलाओं को हमारे हिंदुस्तान में एक दर्जा, अलग सा दर्जा ही दिए हैं कि सुबह सुबह हम उठते ही पहले मैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव बोल के पहले माँ से जो स्टार्ट करते हैं। कोई भी महिला होती है मातृ समान होती है, और जो भी मातृ के समान होते हैं वो सब लोगों को ठीक से सही दिशा दिखाते हैं। तो इसी रास्ते पे अगर कोई भी चले तो वो व्यक्ति कोई भी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होने की, सक्सेसफुल व्यक्ति बनने की 100% इंश्योर्ड। तो इसी द्वारा में मैं थोड़ा सा जो प्रकृति माँ के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जो मैंने बोला मातृदेवो भव, वही से जो नेक्स्ट जो श्लोक हम पढ़ते हैं, तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शन। तो हमारे हाथों में, हमारे अंग में जो शंकराचार्य का जो प्रिंसिपल है, अद्वैत फिलॉसफी, हम भगवान के एक पार्ट है। वी आर, आवर सोल इज अ पार्ट ऑफ गॉड। तो हमारे कर देखते ही, हमारे हाथ हस्त देखते ही उसमें लक्ष्मी नजर आती है, अगर ठीक तरीके से हमें क्लेanलीनेस, हाइजीनिक और प्रैक्टिसेस अच्छी तरीके से रखें। सरस्वती जो विद्या अधिदेवता है वो भी हमारे हाथ के बीच में रहती है, और इसको भी हम कैसे मैनिफेस्टेशन के जरिए हमारा एक भाग समझ सकते हैं। और जब भी हम चाहे कि खेले कूदे और खुशी से रहे, गोविंद हमारे साथ में रहते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा श्लोक हुआ। तीसरा श्लोक हम बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो माँ जी, धरती माँ को हम बोलते हैं, माँ मैं अभी अभी उठा हूँ, अभी पूरा दिन आपके ऊपर में मेरा पैर रखते रहूंगा, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। So this says that we have values towards the resources that are gifted by the God. तो ये अभी वैल्यू के बारे में हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझा सकते हैं? जैसे धरती माँ हो या हमारे माँ का दिया हुआ प्यार हो, तो ये इसको कैसे हम वैल्यू दे सकते हैं? जैसे अभी कोविड-19 में आपको पता चल रहा है, जो हवा हमें फ्री में मिला था भगवान से, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किए। अभी एक सिलेंडर के लिए 700 रुपए देना पड़ता है, और आप सब लोगों को मालूम है कि एक आदमी के लिए 3 सिलेंडर की जरूरत होती है। तो आप एक महीने के लिए अगर कम से कम 60,000 का ऑक्सीजन फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ये ऑक्सीजन हम वातावरण को कैसे वापस दें। अगर आप बैंक से पैसे लिए हैं, आप दोस्त से कुछ पैसे लिए हैं, उसको रिटर्न करना जरूरी है, हम सब मानते हैं। मगर भगवान का दिया हुआ अभी ऑक्सीजन आप वापस कैसे दे सकते हैं, या अभी सही नहीं मानते हैं तो गलत है। तो इसी डायरेक्शन में जो भी कुछ पानी हो, आग हो, जो सोलर पावर हो, ये सब हमें फ्री में मिला है, वो इसको हम वातावरण को कैसे ठीक तरीके से वापस देना पड़ता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर वापस नहीं दिए तो आपका वैल्यू, जो इसका वैल्यू जब हम समझते हैं बहुत लेट हो जाता है। जैसे हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सर ने बोले थे, अगर पानी का इस्तेमाल सही नहीं हुआ 2050 आप बहुत भुगतेंगे, यू विल सफर ए लॉट फॉर नॉट प्रिजर्विंग द वाटर टेबल एंड नॉट यूटिलाइजिंग द वाटर्स प्रॉपरली। तो यही दिशा में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन जो भी है, हमें जो पंच तत्व जो बोलते हैं, आग, वायु, धरती, स्पेस, और इसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का गाइडेंस ले रहे हैं। हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि यूटिलाइजेशन क्या होता है और बराबर तरीके से इस्तेमाल करना क्या होता है और गलत इस्तेमाल करना क्या होता है, और इसको कौन भुगतता है।
फॉर एग्जांपल कार्बन फुटप्रिंट अगर ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो हम लोग ही भुगतेंगे। जो धरती माँ है, नेचर है, वो जानती है कि उसको बैलेंस मेंटेन कैसे करने का है। जो कोविड-19 उसी का एक पार्ट है, अगर सुनामी उसी का एक पार्ट है। अगर वो जानती है कि ये बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है, इसको बैलेंस पे कैसे लाना है, वो कर लेती है, मगर वी हैव टू सफर। तो इससे पहले कि हम सफर कर जाएं, वी विल ट्राई टू गिव बैक टू द नेचर व्हाट वी हैव टेकन, द 5 एलिमेंट्स दैट आर टेकन। अभी सोलर पावर दे रहे हैं, आपको फ्री में मिल रहा है। अभी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको बिल पे कर रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि हम कितना पैसा जो खर्च कर रहे हैं और कितना हमें नेचर से फ्री मिल रहा है। द बेस्ट एग्जांपल इज जो हवा ऑक्सीजन का आपके सब सामने है। तो इसी दिशा में काम कर रहे हैं हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रणबीर सिंह साहब। ऐसे बहुत से वर्कशॉप्स कर चुके हैं। मैं भी कम से कम दिन में 10 वर्कशॉप में ऐसे जाके दूसरे विद्यार्थियों से मिलके, फैकल्टी लोगों से मिलके जो भी हम कर रहे हैं इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और पेड़ पौधा लगाने का हो या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर पावर यूज करने का है। अगर हमारे जो क्लासरूम में अगर अननेसेसरी फैंस लाइट से चल रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो आदमी क्लास से बाहर निकलता है, irrespective of whether he is a faculty or a student, तो उसको पंखे और लाइट बंद करने का कोशिश करे। और अननेसेसरी जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, मेरा कार को एक आधा बकेट माने 2-3 लीटर पानी में मैं कार धो सकता हूँ। सो इसके बदले मैं अगर होस पाइप यूज करूं तो 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट लगता है। तो इसको अननेसेसरी वेस्टेज को कैसे रोके, इसके बारे में चिंतित करेंगे। आपके हाथ में सोल्यूशन है, खाली उसको इस्तेमाल करना एक बाकी है। तो इसी बात कहते हुए मैं सब लोगों को और एक बार प्रणाम करके प्रार्थना करता हूं कि ये जो स्वच्छता एक्शन जो प्रोग्राम है इसको हम अनुष्ठान करेंगे और we will try to elevate ourselves to the socially responsible citizen, a global citizen, so that we can show right path to the others। में दूसरे लोगों को अच्छी तरीके से डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करेंगे और हम रोल मॉडल बनेंगे कि हम ये कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ में मिलके करो। थैंक यू वेरी मच रणबीर सर, थैंक यू Dr. Narendra Kumar sir, thank you all the faculty members and students who are present in the workshop. Before I leave the workshop, let us open our cameras for few seconds so that I can have a virtual workshop. हमारे कैमरास थोड़ा ऑन करेंगे, संडे है, फिर भी जो ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कीजिए। एक वर्चुअल फोटोग्राफ लेके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को रिपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सभी अपने कैमरे को एक बार ऑन करेंगे। थैंक यू रणबीर सर, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चेतन, जिनके निर्देशन में हमने पिछले एनुअल फाइनेंशियल ईयर में आत्मनिर्भर भारत को लेकर और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम के ऊपर वर्कशॉप की, और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी शुरुआत में ही हमने जो स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम शुरू किए। तो मैं क्योंकि दिन में 10 से 15 वर्कशॉप हो जाती हैं और सर जी को और 10 से 15 वर्कशॉप में 5-5 मिनट और 10-10 मिनट हम कोशिश करते हैं कि वो जरूर हमें मार्गदर्शन करें। और जो ये मुहिम है, जो स्वच्छता और स्वास्थ्य है और सैनिटेशन, वाटर, इन सब को हम मिलके किस प्रकार से एक नेचर को सुंदर बनाना है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में किस प्रकार से हम सब ने मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ा के ले जाना है। और महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, जिन्होंने, गांधी जी ने भी कहा था, आजादी से पूर्व कहा था कि स्वच्छता के बगैर स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं।
अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो जीवन चल ही नहीं पाएगा, जीवन का कोई महत्व नहीं है। और आज हम यहाँ पर सभी युवा साथी, प्रोफेसर साथी बैठे हैं और इस बात का चिंतन करने के लिए हमें आज इकट्ठा होना पड़ा और हमें यहाँ तक हमें स्वच्छता के ऊपर बात करनी पड़ी। आज हमें एयर को के ऊपर शुद्ध वायु की बात करनी पड़ी, शुद्ध जल की बात करनी पड़ी, क्लीन एनर्जी की बात करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा महत्व स्वच्छता का है। अगर स्वच्छता नहीं है तो बीमारियां हमारे शरीर में आ जाएंगी, जो बीमारियां शरीर में आ जाएंगी तो जीवन खत्म हो जाएगा। अब इसकी जिम्मेवारी किसकी थी? क्योंकि नेचर को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मैन है। और शिक्षा के बारे में भी थोड़ा सा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, आप सब जो हमारे बीच में जो प्रोफेसर बैठे हैं, सीमा है, पंकज है, दीपक है, नरेंद्र है, बहुत से और भी प्रोफेसर हमारे बीच में है। नई जो एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है वह काफी एक बदलाव करेगी और कुछ ऐसे बदलाव भी किए जाएंगे और किए गए हैं जो बहुत समय पहले होने। नई एजुकेशन पॉलिसी में हमें सीखने का और सिखाने का एक बहुत बड़ा दायरा हमें मिलेगा और उसके साथ ही हम जो आज हमारे सामने बहुत सी समस्याएं क्रिएट हुई हैं, इन समस्याओं का समाधान भी शिक्षा से मिलेगा। क्योंकि शिक्षा जीवन जीने की कला होती है। शिक्षा से अभिप्राय सिर्फ डिग्री लेना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला से है। और कला ही व्यक्ति को कलाकार बनाती है, कला ही व्यक्ति को आकार देती है। और हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी, यह जो इनको जो आकार दिया जाता है वो शिक्षा के द्वारा ही, हमारे जो टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, उनके द्वारा ही दिया जाता है। एक कहावत है कि जोहरी को मिला तो मैं हीरा बना, जोहरी को मिला तो मैं हीरा बना, नहीं तो पड़ा था मैं मिट्टी में सना। जोहरी कौन है? जोहरी तो हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। वही बच्चों को सिखाएंगे कि उन्होंने जीवन कैसे जीना है, उन्होंने कैसे नेचर को बचाना है। लेकिन हुआ इसके विपरीत, हुआ इसके उल्ट कि हम आज भी वर्तमान में, आज की भी हम बात करें, आप खुद भी देखते होंगे कि आज भी हम अपने लोगों को, अपने व्यक्तियों को मुंह पर मास्क रखने की को भी नहीं हम सिखा पाए। और मास्क है जरूरी और 2 गज दूरी है जरूरी, उसका हम मैसेज भी नहीं दे पाए। हम कितने इंसान कितना लक्कड़ है और भूल जाता है कि कल बीमारी आई और उस बीमारी को देखकर हम लोगों ने इसको बहुत हल्के में ले लिया और हमने इसको छोड़ा कि ये बीमारी हमारी कुछ नहीं है। हमने किस प्रकार से कितना गलत मैसेज दिए, हम लोग एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा, कितने लोगों ने कहा कि ये दवाई सही नहीं है, ट्रेल समय पे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। किस दुनिया में जी रहे हमारी शिक्षा? लेकिन यह शिक्षा अंग्रेजों के समय से बिगड़ी हुई थी और अभी तक भी बिगड़ी हुई है। धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, शायद वह इसमें कुछ ना कुछ चेंज लेके आए और उस चेंज में, उस बदलाव में यह कहा गया है कि हमें वो शिक्षा चाहिए जो हमारे युवाओं को आत्मनिर्भर बना। हमें वो शिक्षा चाहिए जो हमारे युवाओं को अपने पांव पर खड़ा कर सके। अदरवाइज किसी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं, उस एजुकेशन की कोई कीमत नहीं जो हमें न तो हमें जीवन जीना ही सिखा पाए और न ही हमें अपने पांव पर खड़ा कर सके। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने प्रोग्राम किए रूरल एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर ही, सारी भारत में हमने प्रोग्राम किए, सभी यूनिवर्सिटीज का करिकुलम के तौर पर हमने काम किया। लेकिन यह देख के आया कि कितने लोग पढ़ लिखने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट की क्यों में हो गए। आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भारत गांव में बसता है। भारत की आबादी 140 करोड़ है। भारत का युवा 24 करोड़ युवा वर्तमान में 15 से 25 साल के बीच, 2030 तक भारत का युवा 15 से 35
का युवा, एक कम 50 करोड़ 49 करोड़ भारत का युवा 15 से 35 साल। हमारे देश के सामने इतनी बड़ी चुनौतियां हैं और इतने बड़े सोल्यूशन है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। जब भारत की जनसंख्या एक हाथ उठाती है तो 40 करोड़ हाथ उठते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत है, लेकिन हम आबादी में आगे निकल गए, लेकिन स्वच्छता में कहां चले गए। स्वच्छता की मैं बात करूं, आजादी के इतने साल प्राप्त होने के बाद भी आज हमें स्वच्छता के लेकर प्रधानमंत्री को सिंबॉलिक तौर पर सिंबल उठाना पड़ा और ये सिखाना पड़ा कि हमें स्वच्छता को कितना बेहद लेना जरूरी है। और यह मात्र सिर्फ पीएम की बात नहीं है, महात्मा गांधी जी ने ही कहा था, आजादी से पूर्व कहा था, अगर स्वच्छता नहीं है तो स्वतंत्रता की कोई भूमिका नहीं है। स्वतंत्रता तो प्राप्त हो ही नहीं सकती। अगर एक बच्चा जब माँ के पेट से जन्म लेता है और इस ब्रह्मांड में वायुमंडल में स्वतंत्र एनवायरमेंट में आता है, अगर उसे क्लीन वायु नहीं मिलेगी तो वह माँ के पेट से जन्म लेने के तुरंत बाद ही प्राण गति को प्राप्त हो जाएगा। अगर एक बच्चे को उस समय शुद्ध जल नहीं मिलेगा, क्या हैजर टाइफाइड पीलिया और से हो जाएगी। अगर उसके अलावा किसी बच्चे को जन्म तो ले लिया लेकिन उसने शुद्ध भोजन नहीं मिला, तो जब शुद्ध भोजन नहीं मिला तो उसकी जीवन। मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा, जितने भी मेरे पास जुड़े हुए हैं, जितने मेरे प्रोफेसर और युवा जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा मात्र 1 घंटे से भी कम का समय है, मेरा अनुरोध रहेगा कि एक भी प्रतिभागी इसको छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि ऐसे व्याख्यान हर रोज होते हैं, क्योंकि कोरोना में जिस प्रकार से वेबिनार से भी सुनने से हम एक प्रेशर क्रिएट हुआ। लेकिन मैं आपको इतिहास की बात बता दूं, हम सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं क्योंकि हरियाणा के हो, हरियाणा में ही महाभारत हुआ था और महाभारत में ही आप जानते हो अभिमन्यु की जानते हो। अभिमन्यु जो 18 साल का बच्चा था, जो युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन इतिहास को अगर पढ़ोगे तो उसकी जान गई। क्यों? क्योंकि ज्ञान की वजह से वो वंचित रह, वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाया था, तो चक्री उसे निकलने का। क्योंकि जब अर्जुन चक्री तोड़ने की जानकारी दे रहा था तो माँ की आंख लगी, और एक माँ की आंख लगी थी, 18 साल बाद एक बच्चे ने जान दी। अगर हम सो गए, अगर हम सब सो गए तो कितने ऐसे युवाओं की जान चली जाएगी, आर्थिक कुचक्र में, सामाजिक कुचक्र में, पॉल्यूशन के कुचक्र में, प्रदूषित पानी के कुचक्र में। इतने ऐसे कुचक्र हैं जिसमें जान, और इस प्रकार से कोविड जैसे कुचक्र में इतने लोगों की जान जा रही है। आज हम ग्रीनरी की बात करते हैं, हमारी संस्कृति, संस्कार, साहित्य सर्वोत्तम स्तर पर रहा है। पीपल को देवता माना गया है, कई ऑक्सीजन के सिलेंडर एक दिन में भरता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें कमी हो गई। नैतिकता हमारे जीवन के लिए हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी, जिसने क्लर्क एजुकेशन के नाम पर, आप सब लोग प्रोफेसर बैठे हो मेरे से ज्यादा जानते हैं, उसकी जित गई। क्योंकि उस समय भारत मुगलों के समय में भी भारत आत्मनिर्भर था। 24% जीडीपी में भारत का योगदान, 24%। उसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1830 में मैकटाफ ब्रिटिश जनरल था, उसने ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट सबमिट की कि भारत के गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर गांव हैं, उन्हें महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए किसी पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसीलिए उन्होंने कहा था, अगर जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता, उसको हम लंबे समय तक आधिपत्य स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी की, एक ऐसी एजुकेशन का आविष्कार किया, एक ऐसी एजुकेशन इंप्लीमेंट की, और उस एजुकेशन को आज भी हम भुगत रहे हैं। मैं इसको दावे के साथ प्रैक्टिकली अपने 50 सालों के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। आज भी जब कभी कभी देखते हैं वो चीजें
उससे जुड़ी हुई, उस समय उनको विदेश में बैठकर यहाँ से रिपोर्टिंग करने की उनको आवश्यकता थी। ऐसे कुछ ऑफिसर चाहिए थे, ऐसे कुछ नौकर चाहिए थे जो यहाँ की रिपोर्ट, यहाँ का सिस्टम उनको देते चले जाए। लेकिन आजादी के बाद भी उस शिक्षा को निकलने पाए, और यहाँ तक भी मैं आप सब लोगों से सीखता भी हूँ और आपका ही अनुभव हम शेयर करते हैं। और ये मैं कहना चाहता हूँ, महात्मा गांधी जी ने आजादी से पूर्व कहा था, मैं ऐसे स्वराज्य की कल्पना करना चाहता हूँ जो एक इतना आत्मनिर्भर हो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार इस प्रकार से आत्मनिर्भर हो और महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए उसे पड़ोसी पर भी निर्भर न रहना पड़े। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आई एम आ रही है सर, आ रही है सर। ओके, Yes, sir, you are clearly audible. यस सर। Please continue. Yes, sir. उस समय उसने कहा था कि मैं स्वराज्य के प्रति मेरी जो कल्पना है, मेरी अवधारणा है, मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ, ऐसे भारत का निर्माण देखना चाहता हूँ तो पूरी तरह से स्वावलंबी हो। और आज कोरोना काल में उनकी यह बात सिद्ध भी हो गई। ऐसी परिस्थितियां आई, ऐसी विपरीत परिस्थितियां आई, एपिडेमिक आया, और जिसकी वजह से आज मजबूर हो गए हम किसी की मदद करने के लिए। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन लेने वाला सोच रहा है कि इसके बीच में कोरोना तो नहीं आ गया। लेने वाला चाह रहा है, लेकिन देने वाला, कल ही एक टीवी के एपिसोड की जो बात, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, स्वच्छता से जुड़ा हुआ हमारा विषय, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है हमारा विषय। कल ही टीवी पे जब बात हो रही थी तो मैडम बता रही थी, टीवी एंकर, दिल्ली का एक एपिसोड था जिसमें माता पिता वो एक्सपायर हो गए, एक घर का सदस्य वो हॉस्पिटल में है, छोटा बच्चा है, उनको उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। यानी कि ये प्रकृति को कैसे हमने बचाना है, क्योंकि नेचर को तोड़ने का काम इंसान ने किया और नेचर को जोड़ने का काम भी इंसान ही है। इसलिए जो यहाँ मैं एक बात और करना चाहता हूँ, फिर प्रेजेंटेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप प्रोफेसर और दीपक को, हजारों दीपकों को आपने घोषित करना है, हजारों और युवाओं को आपने जागृत करना है, क्योंकि हमारा पंचायती राज 1919 में पहला पंचायती राज ब्रिटिश संसद के हमारे बुजुर्गों ने प्राप्त, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी और हमारे बुजुर्गों ने ये लड़ाई करते थे। लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई भी व्यक्ति ताक हैंडओवर नहीं करना चाहता। और आजादी के बाद भी पंचायत सर आपकी आवाज रुक रही है सर। हेलो, वॉइस इज नॉट क्लियर सर। जी, आवाज रुक रही है सर। तो बीच में, हाँ, सभी को के लिए रुक रही है, कुछ की नहीं सर। हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी सर। नाउ क्लियर? ठीक है सर, अब आ रही है। हाँ सर, अब ठीक है। अब ठीक है। यस सर, क्लियर। देखना अब ठीक है। हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी हाँ जी, सर। हाँ जी सर। तो उस समय जब 73rd अमेंडमेंट हुआ, मैं इसलिए आपको ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आपके पास जो हमारे युवा हैं, यह युवा ही आने वाले हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे देश के सीईओ हैं, हमारे देश के ही नेता हैं। इन्हीं के हाथों में काबिल होते हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे युवा, क्योंकि हम सब जो प्रोफेसर हैं, हमारे समय में, वर्तमान के समय में बहुत बदलाव आ गया और एक बहुत बड़ी पीढ़ी बदली है। 100 साल में सदी बदलती है, और इसीलिए ये 100 साल पहले ही बीमारी आई, जिससे जो बीमारी आई। और एक व्यक्ति की शिक्षा 100 साल तक चलती है। नरेंद्र जी, एक व्यक्ति को आज आपने सिखा दिया, अगर वह 100 साल जीता है तो उसका व्यवहार 100 साल तक रहता है। यस सर, बिल्कुल सर, यस। लेकिन आज भी हम कभी कभी सोचते हैं कि हमारी जो शिक्षा, जो क्लर्क, जो एजुकेशन थी, जो हमारी शिक्षा संस्कार और संस्कृति से भरी हुई थी, जो आत्मनिर्भरता थी, आज वो टूटी, और टूटते टूटते हम उस स्तर पर चले गए जो भारत में वृक्षों की पूजा होती थी। और भारत में ही आज ऐसी स्थिति आई कि हम पर्यावरण से दूर होते चले गए। और अभी कुछ रोज पहले अखबार में आया था कि इंग्लैंड की कोई संस्था किसी शहर के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर त्रिवेणी लगाएगी।
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो भारत में त्रिवेणी, जहाँ भारत में त्रिवेणी को वृक्षों को पूजा जाता है, और आज वेस्टर्न के लोग इस बात को कह रहे हैं। कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, करता हूँ, स्वागत करता हूँ, लेकिन हमारी जो संस्कार और संस्कृति थी, तो क्या हम उसको भूलते चले गए? कॉलेज कैंपस, हम कॉलेज में चले जाएंगे, लेकिन अगर वहां पीने का पानी शुद्ध नहीं होगा, वहां शुद्ध हवा नहीं होगी, शुद्ध वहां पर गंदगी होगी, दिल्ली की तरह किले के ढेर होंगे, तो क्या हम शिक्षा ले पाएंगे? एक स्वस्थ ब्रेन नहीं होगा, स्वस्थ मन नहीं होगा, तो उसके अंदर हम क्या सीख पाएंगे? इसीलिए ये चीजें कहाँ से शुरू होनी थी, और उस विभाग में। तो इकोनॉमिक्स के भी हमारे जो प्रोफेसर बैठे हैं, मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, उसके बाद तुरंत प्रेजेंटेशन पे जाऊंगा। अर्थशास्त्र, हमने अर्थ के लिए अर्थ को बर्बाद कर दिया। हमने अर्थ के लिए हमने धरती माँ को बर्बाद कर दिया, और हम इतना जहर इसके अंदर डाल दिया, और आज हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक गाय के इर्द गिर्द घूमती थी, एक भैंस के इर्द गिर्द घूमती थी। और इसीलिए तो गांव की आज भी जो 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है, शिक्षा भी, स्वास्थ्य है, कृषि, ये सारे विषय पंचायतों के थे, गांव के थे। और आज भी 70% आबादी गांव में रहती है, और आज भी गांव बचेगा तो शहर बचेगा। आज भी गांव की स्थिति उनसे ज्यादा बेहतर है। कोरोना में एक गाय होती थी, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का भी हमारा सपना है। हम अपने ट्रेडिशनल व्यवसाय छोड़ते चले गए, बच्चों को कागज की डिग्री देते चले गए। हम कागज की डिग्रियां बनी, और हमने कागज के हाथी बनाए, कागज के शेर बनाए, कागज के एरोप्लेन बनाए, और वो फेल हो गए हमारे। कोरोना में हमारी सारी मैनेजमेंट फेलियर हो गई। देश के पास अनाज की कमी नहीं, फिर भी लोगों के पास 15 दिन का राशन नहीं था। 15 दिन के लिए वो असुरक्षित थे, और इस प्रकार से लोग सड़कों की तरफ निकल गए, जैसे आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो मैनेजमेंट जो सिस्टम था, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ। अनाज आज भी देश में बाजार भरे थे। तो जो गाय होती थी, उस गाय से ही, गाय भैंस से ही पूरा का पूरा गांव चलता था, उसी से दूध मिलता था। इकोनॉमिक्स के जो हमारे प्रोफेसर हैं, क्योंकि पिछले साल हमने जो अप्रैल से मार्च से पहले सारा रूरल एंटरप्रेन्योर पे ही हमने बिजनेस मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें ही प्रोग्राम किए। और अभी भारत सरकार ने रूरल MBA एंड BBA इन रूरल मैनेजमेंट में भी कैरिकुलम डेवलप हो चुका है। हमने जो सिलेबस है कई यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो गाय और भैंस होती थी, उसी से हमें दूध मिलता था, उसी से दही मिलती थी, उसी से घी मिलता था, उसी से लस्सी मिलता था, उसी से हमें पनीर मिलता था, उसी से छाछ मिलती थी। उसी गाय और भैंस से के दूध से हमें, उसी से ही हमें गोबर मिलता, उसी से हमें मलमूत्र मिलता था, उसी गोबर से हम उपले बनाते थे, उसी उपले से हम आग जलाते थे, उसी आग से ही हम अंतिम पड़ाव तक, संस्कार तक, और उसी आग से हम रोटी पकाते थे, उसी आग से हम सर्दी में अगले अपने को बचाते थे, उसी आग से हम रोटी पकाते थे, उसी पशु से ही हम अपनी फसलों को उगाते थे, उसी से हम फसलों का यातायात करते थे, उसी से हम सवारी का काम करते, उसी से हम पूरा का पूरा आज की अर्थव्यवस्था सिर्फ एनिमल के, इसी गोवर्धन पूजा पशु के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन आज टूटती चली गई चीजें, और हम इस प्रकार से हमारी एजुकेशन जो आत्मनिर्भर थी, इसीलिए तो वो 1830 में मैकटॉक ने ब्रिटिश संसद में रिपोर्ट जमा की थी कि अगर कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर रहेगा, उसे किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। और हम इतना पीछे चले गए कि जो कला और कौशल, कला की हमारे बीच में चित्रकला नाम के जो प्रोफेसर बैठे हैं, कला और संस्कृति में भारत पूरी दुनिया में सर्वोत्तम स्तर पर रहा है, और हम टूटते चले गए। आज हमें ड्रोन इजराइल से लेने पड़ते हैं, मिसाइल हमें अमेरिका से लेने पड़ते हैं, आज हम कितनी चीजें बाहर से लेने पड़ते हैं। अरे हमारे पास क्या नहीं था? महाभारत और रामायण के युग में आप देखते हो, बिल्कुल सत्य था विज्ञान का। अगर मैं विज्ञान की बात करूं, यहाँ से मिसाइल चलती थी नाम लेकर। आज भी ड्रोन आता है, उसको टारगेट फिट कर दिया जाता है, अगर टारगेट मिल जाता है तो वह खत्म कर देता, नहीं वापस लौट जाता है। सेम विज्ञान। इसलिए आज इस विज्ञान में हम इंसान ने प्रकृति को तोड़ा और इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर कर लिए। और पहली चीज किसने शुरुआत करनी थी? हमारे युवाओं ने, क्योंकि हमारा युवा देश का
पूरी दुनिया में 24 करोड़ युवा 15 से 25 साल का है। 2030 पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा पूरी दुनिया पर 2030, और इस समय पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि जिस देश के पास युवा शक्ति होगी, जिस देश के पास नौजवान होगा, वही पूरी दुनिया को लीड करेगा। अगर इंसान ही नहीं होगा तो नेचर को लीड कौन करेगा? कोरोना के कारण चाइना से लोगों का, दूसरे देशों का इंटरेस्ट कम हुआ है, और अवसर भी है, चुनौती भी है और अवसर भी है। हम अपने युवाओं की ऊर्जा को सही पे डायरेक्शन करें और उसी दिशा में शुरुआत करनी है। हमने शुरुआत, हमारे युवाओं के अंदर बहुत गैस है, हमारे बच्चों के अंदर बहुत गैस है, लेकिन हाँ एजुकेशन में खामियां थी, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर सहमत नहीं थे शिक्षा, लेकिन मजबूरियां थी। वो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन शिक्षा में जो कमियां थी, साइंस के साथ आप कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते थे, केमिस्ट्री के साथ एनिमल एग्रीकल्चर हस्बेंड्री नहीं पढ़ा सकते थे। तो ये जो दिक्कतें थी, इसकी वजह निराशा थी। लेकिन अब कुछ भी बच्चा कोई भी वैसा पढ़ सकता है, केमिस्ट्री का बच्चा एनिमल हस्बेंड्री पढ़ सकता है, क्योंकि पता चलेगा दूध में कितना केमिकल, फसलों के अंदर कितना केमिकल। म्यूजिक का बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे बने। तो इसलिए आज हमारे युवाओं को हमने दिशा और दशा देनी है, और हमने आग लग, एक लाइटर होता है, गैस होती है, गैस सिलेंडर में एक लाइटर होता है, वो एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी जो चिंगारी होती है, वो पूरा पेट भर। इसीलिए युवाओं की उस एनर्जी को हमने ऊपर लगाना है, और वो जिम्मेवारी हमारी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जिसके साथ हम वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे सारे प्रोग्राम हायर इंस्टीट्यूट के साथ चल रहे हैं। इसके साथ महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन रेंटल पे भी काम कर रही है। बच्चों के साथ वोकेशनल एजुकेशन, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एंड नई तालीम है पैरेलल, ताकि आपके पास बच्चे आए और वो दिशा और हमें प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा फास्ट गति से, और उसके बाद फिर हम सब डिस्कस करेंगे, प्रश्न और उत्तर लेंगे, फिर मैं फीडबैक फॉर्म भी दूंगा, और क्योंकि पार्टिसिपेटरी रहेगा। ये मेरे लिए थोड़ा सा अनुभव शेयर करना बहुत जरूरी था। तो अभी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे, क्वेरीज लेंगे जितने प्रोफेसर हैं मिलकर बच्चों की, और कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन है, ये मैनुअल है, मैं शेयर भी करूंगा, तो किस प्रकार से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बीच में किसी का कोई प्रश्न है तब तक वो कर सकता है, जब तक मैं प्रेजेंटेशन को सोई नहीं, सोई चाहिए, सोई चाहिए ना, वो नीचे नहीं लेके नहीं आया, कोई लेके आया, भूल गई, सोई चाहिए, सोई करेंगे तो प्रेजेंटेशन इज विजिबल। हाँ जी सर। हाँ ओके। यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न कोई ऐड करना चाहता है मैम जी, फिर हम प्रेजेंटेशन पे बढ़ते हैं, या बाद में ही करें? हेलो Sir, continue please with this presentation. स्वच्छ कैंपस, कैंपस से भी प्राय हमारा चाहे वो घर का कैंपस हो, चाहे हमारा वो कॉलेज का कैंपस हो, जहाँ पर हम भविष्य में नौकरी करेंगे उसका कैंपस हो, हॉस्पिटल का कैंपस हो, गांव का कैंपस हो, कोई भी जो कैंपस है उससे भी प्राय है। देश भी हमारा पूरा वसुधैव कुटुंबकम। इसके साथ हम लोग बात करेंगे नो जाने हाउ, क्योंकि होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन करेगा तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? और हम सिखाने में कभी कभी हमें अचरज होता है। जब WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती थी और आई थी पिछले कुछ साल पहले, पिछले कुछ समय पहले, भारत स्वच्छता के मामले में जनसंख्या में तो इतना था, लेकिन स्वच्छता के मामले में भी इतना आगे निकल गया था। अस्वच्छता के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश जब स्वच्छता का जो पैमाना आता था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश स्वच्छता के मामले में से उनका रेशो रैंक हमारे से ऊपर है। लेकिन चलो अब एक बहुत बड़ा प्रयास आप लोगों के द्वारा हुआ,
जिसमें आज हम स्वच्छता के मामले में थोड़ा बहुत बड़े रैंक में सुधार हुआ। आज हम इन्हीं चीजों बात करेंगे कि हमें ग्रीनरी, जो स्वच्छता एक्शन प्लान जो कमेटी होगी, क्योंकि होने से भी नहीं सीखेगा, जितना मैं कह रहा हूँ ये 10% ही सीखेगा, बाकी 90% तो देख के सीखता। और हमने यहाँ कहा, हम आज भी हम कहते हैं अनेबलिंग एनवायरनमेंट, अनेबलिंग एजुकेशन, अनेबलिंग पॉलिसी। आज भी हम लोग जब रूरल एंटरप्रेन्योर्स या रूरल ग्रामीण विकास क्षेत्र को पढ़ाते हैं, तभी हमने जब जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, उस पर जब बात की, जिसमें लैंड डिपार्टमेंट है, तो जितना अगर एक स्कूल के अंदर 10 कमरे हैं तो 10 के कमरों के अंदर एक को एग्रीकल्चर के अंदर डिस्प्ले कर दो, एक में एनिमल हस्बेंड्री, एक में हेल्थ, एक में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस प्रकार से अगर हम अपने दीवारों को भी अगर हम एजुकेशन से लिख देंगे तो स्कूल भी नहीं हुए तो बच्चे देख देख कर पढ़ के सीख जाएंगे। ग्रीनरी, किस प्रकार से ग्रीनरी हो, पर्यावरण के लिए ग्रीनरी पहला विषय है। इसका काम कर भी रहे होंगे तो नहीं तो किस प्रकार से वो काम करें। एनर्जी, क्लीन एनर्जी, जिस प्रकार से व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए, 3600 कैलोरी चाहिए हार्ड वर्कर को और 3000 कैलोरी टोटल चाहिए, तो वो कहाँ से मिले? हमें शुद्ध जल होगा तो उससे भी एनर्जी मिलती है, हमें शुद्ध भोजन होगा उससे भी हमें एनर्जी मिलती है, शुद्ध हमें दूध होगा उससे भी शुद्ध एनर्जी मिलती है, और इसके साथ साथ सौर ऊर्जा, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे सोर्सेज हैं, इनको भी क्लीन चाहिए। और थर्मल कोयला कितना 80% कोयला वॉइस क्लियर नहीं है सर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वॉइस क्लियर नहीं है सर, कट रही है आवाज सर, बता दी, आवाज कट रही है सर। इसी के अंदर जमीन के अंदर यूरेनियम 600 अच्छा अच्छा हमारा जो वाटर प्रदूषित हो गया, क्योंकि हमने जमीन के अंदर इतना फर्टिलाइजर केमिकल डाला, वो जमीन में चला गया और धीरे धीरे हमारा जहरीली हो गया। स्प्रे करते हैं, कितना जहर हमें वायु, जैसे ही अब गेहूं आती है, जब गर्मियों में आग लगती है और होने के कारण भी समस्या है, उससे भी भारत के अंदर ही 4.5 लाख Excuse me, sir. Seema this side. हेपेटाइटिस और आंखों के रोग, कितने जो रोग हैं, मुझे So there is some problem in your side. Please check. इस देश से किसी ने रिसोर्सेज से प्यार नहीं रहा। ये एजुकेशन थी, ये शिक्षा थी। मैं दूसरा बचेगा तो मैं भी बचूंगा, तो वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा। इन प्रकृति पर जितना इंसान के अलावा नेचर के किसी प्राणी ने प्रकृति को तोड़ने का काम, सैनिटेशन एंड हाइजीन पे काम करेंगे। और उसके साथ
सैनिटेशन एंड हाइजीन पॉलिसी, जो सैनिटेशन एंड हाइजीन पॉलिसी है वो कैंपस में क्या हो डॉक्टर साहब, वाटर कंजर्वेशन पॉलिसी कैंपस में क्या हो, रेन वाटर क्या हो, क्योंकि पानी जितना जितना चाहिए, लेकिन बात शुद्ध जल की हम करते हैं। पूरी प्रकृति पर 2.76 पॉइंट शुद्ध जल है, उसमें से 2 पॉइंट ग्लेशियर पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, तो 76.76% बनता है। उसी से ही हमने कृषि करनी है, उसी से ही हमने खेती करनी है, पशुओं के लिए करना है, स्नान के पानी है, फिर जमीन के उसको वापस ये एक दिन की नहीं है। हमारे, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमारे बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के बुजुर्ग थे, बुजुर्गों के बुजुर्ग, तब आज हम हैं। अगर वो नहीं होते तो हम दिवाली पे उनकी पूजा कर रहे होते। हमारे बच्चे होंगे, आगे बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, ये उम्मीद करनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही समाज चलता रहेगा, इसीलिए हमें आप बचा कर आगे देना होगा। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, ग्रीन कंजर्वेशन पॉलिसी, ग्रीन इन पॉलिसी, स्टूडेंट एक्टिविटी पॉलिसी, मैं थोड़ा सा फास्ट गति से करता हूँ, तो डिस्कस भी करना है। और बिल्डिंग जो स्वच्छ कैंपस है उसमें आप किस प्रकार से जो बिल्डिंग मेंटेनेंस मैनेजर बनाएंगे। आज बिल्डिंगों की मैं बात करूं, हमारे सारे प्रोफेसर बैठे हैं। आज बिल्डिंग बहुत से प्रोफेसर जो सीनियर हैं वो उन स्कूलों में, उन विद्यालयों में पढ़े जो बुजुर्गों ने बनाए, सरकार के पैसे से नहीं। वो चौपालें आज भी कितनी सुंदर हैं जो बुजुर्गों ने इकट्ठा पैसा करके बनाई। लेकिन जो भी सरकारी सी बिल्डिंगें बनी वो बनती बाद में है, टूटना पहले शुरू हो जाती है। बनती बाद में है या बनती है तो उनका जो डिजाइन है वो गलत बन जाता है। इतनी सरकारी बिल्डिंगें वो सिस्टमेटिकली नहीं होती, उनके अंदर कहीं के ऊपर से पानी का निकलने का रास्ता छोड़ दिया जाता है या ऊपर एयर नहीं बनाया जाता हैं। आज पौधे लगा दिए, पर्यावरण अभियान चला लिया, 5 करोड़ पौधे लगा दिए और 4 दिन के बाद वे तोड़ दिए। वहां पर पौधे लगा दिए, फिर 4 साल के बाद और 2 साल के बाद उसको वहां पर बिल्डिंग बनी। क्योंकि मैं जब ट्रेनिंग्स में, हम सरकारी सिस्टम में ट्रेनिंग्स देते हैं तो मैं देखता हूँ बिल्डिंगों का हाल। वहां पर जब देखता हूँ तो बनाने वाला कौन था, वो इंजीनियर एक्शन कौन था। अरे जब उसका अपना घर बनता है, जब उसका अपना घर बनता है तो एक ईंट भी टेढ़ी नहीं लगती, लेकिन जब देश की बिल्डिंग बनती है तो सीधी लगती भी नहीं। ये चीजें हैं, एक दिन का नहीं है। यही तो एजुकेशन है। देश में जो सोच है, युवा की सोच है, शिक्षा है। अदरवाइज जो सरकारी जो चीज है वही तो अपनी है। सरकारी बिल्डिंग ही तो अपनी बिल्डिंग है। अब कोरोना काल में जितने भी जो क्वार्टरिन जाते हैं, इसके घर में कोई गया हो, एक भी बता दो। आपका कॉलेज, आपका विद्यालय, आपका महाविद्यालय, आपके स्कूल, आपके चौपाले सरकारी बिल्डिंग है। वही कोरोना में क्वार्टरिन के लिए, चाहे बुजुर्ग है, कोई घर से भी निकाल देगा बच्चा कोई, तब भी सरकारी बिल्डिंग में जाके। और यहाँ तक भी मेरे जो युवा बैठे हैं, अगर 5 युवा सड़क के ऊपर खड़े हैं, कार बीच में खड़े करके, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है उनको ये कह रहे कि साइड में खड़े हो जाओ, क्योंकि वो कहे तेरे पास की सड़क है क्या। ये चीजें बिल्डिंग में लगा है
वो चीज को यहीं से सिखाएंगे तो यही ज्ञान आगे चलेगा। डाइनिंग हॉल है, सर्च एसोसिएट्स है, रेजिडेंट ऑफ कैंपस है, ये सारी बातें आपने हर जगह इम्प्लीमेंट करनी है। कॉमर्शियल फार्म, एनिमल हस्बेंड्री के फार्म है, कॉमर्शियल फार्म है, उनका कैसे मैनेजमेंट है, कैसे जो वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे जोड़ना है, इंस्टीट्यूशन को कैसे इंक्लूड करना है, और इसके अंदर वाइस चांसलर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल्स, डीन्स, एचओडी सब इसके अंदर रहेंगे। पीएन तक भी इसके अंदर आप इंक्लूड करेंगे। स्वच्छ टीम बनाएंगे, स्वच्छ फैकल्टी बनाएंगे, स्वच्छ स्टूडेंट टीम, स्वच्छ मॉनिटर, स्वच्छ एडम टीम, डेजिग्नेटेड जो अथॉरिटी है वो, और इसके साथ जो SAP जो कमेटी, प्रोडिक्ट अप्रेजल एंड प्रेडिक्ट रिव्यू, ग्रीनरी, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, सैनिटेशन एंड हाइजीन। यानी कि आज जो कमेटी है वो ऑडिट करेगी कि ग्रीनरी का क्या स्टेटस है, उसका मैं आगे भी प्रेजेंटेशन में वो प्लान दूंगा। उसके साथ जो लिस्ट है उसमें हम बातचीत करूंगा। उसके साथ जो वाटर है, उसके साथ जो वाटर है उसकी अब वाटर को लेकर आप कैसे बताएंगे, क्या काम करेंगे, इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट को आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आज हर चीज आपकी शादी ब्याह में जाते हैं, जब आप सीधी शादी ब्याह में जाते हैं वहां पर जो सैकड़ों प्रकार के जो कचरा निकलता है, और उसके साथ साथ जो प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं, जो प्लास्टिक के जो कप होते हैं, तो उनको आप जब इकट्ठा करोगे और इकट्ठा करने के बाद आप एक शादी के 200 ग्लास निकलते हैं। अगर हम उनको थोड़ी अगर उसके अंदर डाल दें, जामुन का पेड़ हम उसके अंदर डाल दें, तो यानी कि हजारों पेड़ हम लोग क्या कर सकते हैं। एक से तो आज इतनी बड़ी बड़ी नर्सरी हम लोगों ने तैयार की। वो एक शादी के अंदर गए, आप किसी भी शादी के अंदर गए, 300-400 ग्लास कोल्ड ड्रिंक्स के हैं, पानी के हैं, दूसरी चीजों के हैं, और एक सेकंड तो जितने भी जो हमारे शादी में गए, उससे अगर 200 जो गिलास हमने जो लिए, उस 200 गिलास के अंदर 200 अगर हमने बोली हमने डाल दी, 200 जामुन के पेड़ हमने डाल दिए, तो एक साल के अंदर हम कितने पेड़ तैयार कर सकते हैं। इसीलिए छोटी छोटी चीजें हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सैनिटेशन एंड हाइजीन है, तो उसके साथ कैन एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नीड ऑफ द मेंटेनेंस क्लीन एंड ग्रीन कैंपस, इसके साथ जो बता दे एक बार इसके ऊपर डाल दे बिल्लू, एक बार प्रोग्रेस बताओ। निधि शर्मा, म्यूट योर ऑडियो। निधि शर्मा, अपना ऑडियो बंद करिए। इसके साथ जो एनवायरमेंटल जो परफॉर्मेंस है कैंपस में, वो क्या है, हाँ, जो सैनिटेशन जो मैनेजमेंट है, इसमें सबसे पहले आप की चैलेंज है, फाइंडिंग्स है, एड्रेस, प्रायोरिटी बेसिस ऑडिट क्या करेंगे, एक्शन क्या लिया। मान लीजिए सैनिटेशन मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीनरी, कैंपस, इसमें फिर आप देखेंगे चैलेंज कौन सा है, एक्शन क्या लेना है, कब एक्शन शुरुआत किया, किस डेट को किया, कब ऐड हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी,
तो इस प्रकार का जो चीजें हैं आप मैनेज करेंगे। जो कमेटी है, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा वो पहले से ही बहुत सी जिम्मेवारी है, बिल्कुल भी नहीं। ये कुछ भी समय नहीं लगेगा इसमें, ये बड़ा नहीं है। सिर्फ 1 महीने में एक ऑडिट करना है तो क्या चीज टीमें बनाकर काम को बड़े बड़े कार्य किया जा सकता है। सर्वे, जरूरत कहाँ है, प्लास्टिक बैन, जैसे मैंने बात की, प्लास्टिक बैन नहीं बल्कि प्लास्टिक साथ के साथ मैनेजमेंट भी हो। जंबल सेल्स डे, अल्टरनेट सेल्स कैसे करने हैं। आज हम जो यूज करते थे चीजों का, आज हमने उसका रीयूज करना बंद कर दिया। हैंड ऑन लैट्रिन क्लीनिंग, शौचालय की साफ सफाई हम लोग कैसी करनी है, उसके ऊपर जो काम करना है। स्लम विजिट्स, आउटडोर्स, जो शहरों के पास पास जो स्लम्स हैं हमारे, जो गरीब अमीर को सेवाएं देता है। जितना बड़ा शहर होगा उसके साथ साथ गरीब होंगे, क्योंकि गरीब ही अमीर के घरों में सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सोचना। हर्बल पेस्टिसाइड, आज हमने जैसे बात की एग्रीकल्चर में कितना कीटनाशक आ गया है उसके ऊपर, उसके साथ वर्मी कंपोस्टिंग टेक्निक, हम वर्मी पोस्ट से जो खाद बनती है वो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फंडिंग एजेंसी, डोनर्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक पॉलिसी ग्रुप, थिंक टैंक को उनकी आप हेल्प ले सकते हो। मीडिया एंड सेलिब्रेशन, गवर्नमेंट स्कीम, वाटर रिचार्ज की गवर्नमेंट स्कीम है या सौर पैनल की जो गवर्नमेंट स्कीम है, तो इन चीजों को आप आगे बढ़ाएं। सिलेक्शन ऑफ स्वच्छ टीम, सोशल मीडिया, स्टूडेंट टीम, सर्वे, ग्राउंड ट्रस्टिंग, इमीडिएट एक्शन, प्लानिंग, एजुकेशन, अवेयरनेस, उसके रिकॉर्ड कीपिंग, सुपरविजन, एनालिसिस, एक्शन प्लान, मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्वच्छ केंद्र, फीडबैक, रिव्यू, इंप्रूविंग द प्रोग्राम, प्रेजेंटेशन, सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स, बेस्ट परफॉर्मेंस एंड रिवार्ड टीम, रिव्यू एंड इम्प्रूव। तो जब आपका जहाँ कितना कैंपस साफ होगा, अच्छा होगा, अब इसके लिए एनरिचिंग, जमीन की सेहत को बढ़ाना, मल्चिंग, नर्सरी चॉइस, राइट प्लेस ऑफ प्लांटिंग, जो सही हो जाना, ठीक है। 15 में वाला है जो प्लेस है उस जगह पौधे लगाना, जैसे कि मैंने कहा, को हमारे पानी को बचा जो अर्थवर्म है उनको हमें बढ़ावा देना, जो अर्थवर्म है उनको हमें बढ़ावा देना। और वो आप पिट, डॉक्टर साहब आप पिट कॉलेज में बना सकते हो। एक वहां पर एक वर्मी कंपोस्ट का पिट बनाकर अभी हमने एक कनाल बॉडी में बनाया है, मैंने वहां विजिट किया था और वर्मी कंपोस्ट भी उनको उपलब्ध करवाए थे। क्योंकि वहां से फिर अगर बच्चे आते हैं तो वहां से वो और वर्मी कंपोस्ट करके कंपोस्टिंग घरों में शुरू कर सकते हैं या कई जगह कर सकते हैं। इस प्रकार का वो भी एक एजुकेशन का लर्निंग पॉइंट है, उनको चीजें मिले। मल्चिंग, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, अब मल्चिंग से जो खरपतवार नहीं होता, जो हर्बिसाइड है वो इस्तेमाल नहीं होते, तो इसलिए मल्चिंग की जो फसलों के ऊपर है वो डाली जाती है। इसके साथ नर्सरी जो चॉइसेस है, राइट प्लेस ऑफ प्लांटिंग, ऑर्गेनिक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर एंड कोज द अर्थवर्म। और पेस्ट मैनेजमेंट वही जो केमिकल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड केमिकल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना। ट्रेप्स और बैरियर, ट्रेप्स ये होता है जो पौधों पे लगते हैं ताकि उससे फिर वो कीट पतंगे होते हैं और वो हमारे जो फल फूल है, फ्रूट है, उनको खराब नहीं करते। तो इस प्रकार से हमें करना होगा। और हमें कैसे करना होगा, रीथिंक, हमें सोचना होगा। सोचने से ही हम आगे बढ़ेंगे। जब तक प्रश्न नहीं करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। रिव्यू करना होगा उन सारी चीजों को जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर दिया, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स को जनरेट किया, उन सब चीजों को हम रिड्यूस करेंगे। कचरे को रिड्यूस करेंगे, ऑयलाज को रिड्यूस करेंगे, जो एनर्जी है, जो ऑयल है, उसकी जगह ऊर्जा को बढ़ाएंगे और रीयूज करेंगे। जैसे मैंने बताया, शादी में अब जो प्लास्टिक है, शादी ब्याह में भी आज प्लास्टिक है, दुख सुख में भी आते हैं, उन के अंदर मिट्टी डालकर आप कितने पौधे तैयार कर सकते हैं। एक अमरूद आप लीजिए,
और एक अमरूद के अंदर 100 से 200 बीज मिलेंगे और 100 गिलास के अंदर 100 अमरूद के प्लांट तैयार होंगे। किसी को भी बड़ा होकर दे दीजिएगा, कहीं पर भी लगा दीजिएगा तो देश मरेगा। प्लांट रिसाइकल, चीजों का रिसाइकल, कोई भी चीज इसमें वेस्ट नहीं है, हमें उसका रीयूज कैसे करना है। इंसान को छोड़, इंसान का कोई रीयूज नहीं है, इंसान का नेचर में कोई रीयूज नहीं है, मुझे बता दे कोई भी। हाँ, इंसान का मरने के बाद अंग ट्रांसप्लांट इंसान में तो है, लेकिन नेचर में नहीं, बल्कि नेचर का सारा रीयूज इंसान है। तो माइंड मैनेजमेंट, इसके लिए सबसे पहले माइंड सेटअप करना पड़ेगा। सबसे जो टफ काम है, सबसे बड़ी चुनौती है हमारा माइंड जो सेटअप है, उसको कैसे बदले। मन में जो चीज घुसी हुई है उसको कैसे बदले। कुछ होने वाला नहीं है, कुछ क्या होगा, मेरे अकेले से क्या होगा। तो ये विचार हमें त्यागने होंगे। जब एक व्यक्ति सोचना होगा कि जब वो एक कदम उठाता है और अगला कदम रखता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पांव के नीचे होता है। पॉजिटिव सोच। वेस्ट मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट बहुत जरूरी। आज इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये ड्रामा है। आज जिसके घर पर गुजर रही है, जिसके घर वालों के साथ गुजर रही है, कितने दुख की बात है। इस दुख की घड़ी में हम सब लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में अपने प्राण गंवाने पड़े, क्योंकि नेचर भी, वायुमंडल भी, इसलिए आज हमारे पास जिम्मेवारी है। हम कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। कोविड में मेरा जितने भी प्रोफेसर बैठे हैं, ये प्रोफेसर सभी, जैसे कि ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें जिस प्रकार से चैट में बच्चे कितने मैसेज देते हैं, वो मैसेज अप्लाई एक बच्चे को बोल दीजिए, वो 10 अपने परिवार को, 10 लोगों को, अन्य को गाइड करें और जो चेन होती है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, उसे बढ़ा सकते। आप एक को खड़ा रहना जरूरी है, उसके पीछे 0 लगाते चले जाओ तो संख्या में इजाफा होता चला जाएगा। टॉयलेट जो मैनेजमेंट है उस पर हमें काम करना है, हालांकि बहुत काम हुआ है। वाटर मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, और इसके साथ इस प्रकार से हमें काम करना होगा। और ये जो सैंपल है एनर्जी कंजप्शन का, बिल्डिंग है, मंथ वाइज है, और इसके साथ जो ऊर्जा भी बचा रहे हैं, तो देश की हम अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं। और ये स्कोर है सैनिटेशन का, वेस्ट मैनेजमेंट का, वाटर मैनेजमेंट का, जो किस प्रकार से जब आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 ग्रीन कैंपेन अवार्ड के लिए आप कैंपस अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान यह इसकी जरूरत पड़ती है, ये स्कोरों की जरूरत पड़ती है। और 21 और 22 में आप इस प्रकार का जो अवार्ड अप्रैल और मई के महीने में अप्लाई करते हैं। ये सारा क्राइटेरिया है, बिल्कुल माइक्रो, जैसे आपका क्वेश्चंस होते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं। क्राइटेरिया फिजिकल अपीयरेंस, ओवरऑल ब्रेन एडिक्वेंस, जेंडर बैलेंस, डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट, वाटर टेप्स, मॉडर्न वाटर, एफिशिएंट टॉयलेट, डेडिकेटेड स्टाफ। यानी कि कई बार आज देखे होंगे कि आज हमें कई जगह बच्चे हैं, बच्चों के अंदर बड़ी टॉयलेट सीट रख दी, कई जगह बुजुर्गों के लिए वहाँ इंग्लिश सीट चाहिए थी, वहाँ देसी लगा दी। तो इस प्रकार का जरूरत के हिसाब से डाइनिंग आ गया, क्लीनिंग आ गया, और उसके साथ हमें सेग्रीगेशन और सोल्ड वेस्ट, कलेक्शन ऑफ सोल्ड वेस्ट। यानी कि पहले कागज होते थे, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बहुत मैडम भी बैठे हैं, कि तो कागज होते थे गांव में, उसकी लड़ियां बनती थी, बर्तन बनते थे रोटी बनाने के, कागज का जो कपड़े थे थैले बनते थे। लेकिन आज वो थैले बनाने छोड़ दिए, शहर में जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं और प्लास्टिक ले आते हैं, और फिर वो सब्जी उसमें बांध के काट देते हैं। तो किसने किया? नेचर ने नहीं किया, हमने किया। तो ये बायो वेस्ट मैनेजमेंट है, ये सारी चीजें रहेंगी। और किस प्रकार से आप इसका जो पॉइंट स्केल है, सॉलिड का यस या नो, वेट का है, लैंड वेस्ट है, ई वेस्ट है, बायोमेडिकल वेस्ट है, ये सारी चीजें करें। और वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, सारी चीजों का स्कोर है। और नर्सरी मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टेड एरिया कितना है, ग्रीन एरिया इनसाइड बाय द बाउंड। तो ये कोविड का हमने बात की, क्योंकि कोविड ने आज हमें किस प्रकार से झकझोरा है और इंसानियत को फिर एक चुनौती भी दी, और साथ के साथ बहुत कुछ सीखने को दिया कि नहीं, नेचर
नेचर के साथ हम खिलवाड़ करेंगे। तो किया तो वैसे ये चाइनीज ने है, उनका ही ये वायरस फैलाया हुआ मैन मेड है ये। नेचर के साथ जब खिलवाड़ होता है नेचर तब और डिस्ट्रॉय होती है। तो कुछ भी वो खा लेते हैं और है भी वो आदमी होते हुए जानवर खा जाते हैं और उनके इलाज आदमियों को कहाँ मिलेंगे। तो जानवरों वाले डॉक्टरों ने उनके चाइनीज का इलाज करने चाहिए, लेकिन बीमारी किस प्रकार से फैल जाती है वो मैन मेड था। आज उन्होंने सब कुछ इंतजाम करके किया तो, लेकिन हमें अपने देश को बचाना है, जिस देश का हमने मिट्टी पानी हवा ली है, ब्याज में देश को बचाना है। कोई व्यक्ति कहे कि नहीं सर मैंने तो शिक्षा अपने पैसे से ली, नहीं, सड़क उसने अपने पैसे से नहीं बनाई, जिस बस में वो गया है वो अपने पैसे से नहीं बनाई, जिस वायुमंडल को उसने इस्तेमाल किया वो अपने पैसे से नहीं बनाई, ये सोच की बात है। तो हमारे जितने भी जो प्रोफेसर हैं वो सारे प्रोफेसर एक साथ के साथ जो एनएसएस है वो कोरोना हेल्पलाइन भी एनएसएस वॉलंटियर्स की बनाएंगे, लोगों को सही गाइड करने के लिए ही मात्र वो काफी रहेगा, सही गाइडेंस। आउटस्टैंडिंग सर, बिल्कुल। तो थैंक यू, आपने बड़ा सुना और अब आपके हम सजेशन लेंगे और इसको कैसे बढ़ाया जाए आप क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सर। अभी जितने हमारे प्रोफेसर हैं वो जरूर इसमें इनपुट करेंगे और वो इस पे क्या हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं। आज ये भी जरूर फीडबैक देंगे कि आज की इस वर्कशॉप में उन्होंने क्या महसूस किया कि आज से वो क्या कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। मैं गूगल फीडबैक है जो छोटा सा 1 मिनट का ही रहेगा, वो भी मैं ही भरना है, अटेंडेंस भी आ जाएगी। जो बच्चे एक्टिविटी की वजह से चले गए उनको भी हमारे जो प्रोफेसर वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो अभी मैं अनुरोध करूंगा कि जो हमारे प्रोफेसर हैं वो अपना इनपुट दें, वो भी इस हवन के अंदर कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी नरेंद्र जी, सीमा मैम जी। हाँ जी सर। यस सर। सर अकॉर्डिंग टू मी देखिए हमारे पास आज की डेट में एजुकेशन की कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट सभी लोग अवेयर हैं सफाई को लेकर, कैसे हमें बीमारियों से बचना है। ये भी हम सबको पता है कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है, पेड़ पौधे लगाना कितना जरूरी है, हमें पूरी जानकारी है। मुझे लगता है जरूरत हमें है तो कुछ एफर्ट्स डालने की। हम अभी अपने घर में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने आज से कोई ज्यादा पेड़ पौधे लगाए होंगे। रिसोर्सेज की हमारे पास कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ आगे आकर एफर्ट्स डालने की। हम जैसे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, सबसे पहले हमें आगे आकर एफर्ट्स डालने चाहिए जिससे कि आसपास के लोग अवेयर हों। अगर हम अपने घर के सामने भी रूटीन में पेड़ पौधे लगाते हैं तो पड़ोस के जो लोग देखते हैं जरूर उनमें से 1 या 2 भी अगर मोटिवेट होकर सेम प्लेटफॉर्म पर चलते हैं तो यकीनन ये जो चीजें हैं ये सक्सेस की तरफ जरूर जाएंगी। और एनएसएस हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम रूरल और स्लम एरिया के लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। हेलो जी नरेंद्र जी। हाँ जी सर, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी यूथ है, यूथ को हम एनवायरनमेंट जो पोल्यूशन हो रहा है जो भी किस चीज का जो, तो हम उनको यूथ को हम आगे ला सकते हैं। और जो अब ये हमारा देश इतनी महामारी कोरोना महामारी से गुजर रहा है तो हम यूथ में ऐसी अवेयरनेस लाएं ताकि वो इस महामारी से पूरे समाज को बचा सके, खुद को भी बचा सके, पूरे समाज को भी बचा सके। तो मैं ये कहता हूँ ह्यूमन कैपिटल, तो हमारे पास अगर रिसोर्सेज कम है लेकिन उसके बावजूद अगर ह्यूमन कैपिटल हमारी आउटस्टैंडिंग है और ह्यूमन कैपिटल अपने कर्तव्य को समझे, यूथ अपने कर्तव्य को समझे, तो इस जो ये इतनी बड़ी महामारी अब हमारे देश के सामने है तो हम उनका बड़ा डटकर सामना कर सकते हैं। और जो हमारी सरकार है तो सरकार के जो भी प्रयास है, क्योंकि
इकोनॉमिक्स में होता है सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि कोई भी देश अपने हर देश का मुख्य गोल यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। हाँ जी। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को एनवायरमेंट पोल्यूशन के द्वारा वो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है तो दैट इज नॉट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना चाहिए। और आज एट दिस सिचुएशन तो एनवायरमेंट पोल्यूशन जो हो रहा है वो एक मेडिकल उसके में हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस है। तो हम यूथ को हम आगे ला सकते हैं और उनको इसके प्रति और पूरा अवेयरनेस उनमें होनी चाहिए इस महामारी के संबंधित। और तो हम उनको अच्छा मतलब बढ़िया आउटस्टैंडिंग गाइड कर सकते हैं इस बारे में, और ताकि वो खुद भी अमल करे और आगे जितने भी हमारे समाज में हैं और उन सबको उनको गाइड करें और खुद भी अमल करें, औरों को भी अमल करवाए। तो ये हम कदम हम ये सबसे बेटर आउटस्टैंडिंग कदम उठा सकते हैं। थैंक यू। जो दूसरे प्रोफेसर भी हैं वो भी, और फिर बच्चा भी कोई सवाल करेगा जरूर। हाँ, और प्रोफेसर भी और बच्चे भी जो है वो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, तो वन वे नहीं होगा। जी मेहता जी, सुनीता मेहता जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आज के परिदृश्य में यदि हम देखें तो जिन बिंदुओं पर आपने बात करी और प्रोफेसर चेतन जी ने जो कहा वो आज के समय की बहुत महत्वपूर्ण मांग है। मैं कहना चाहूँगी कि जो ज्ञान आपने हमें दिया, जो बातें आपने हमें बताई ज्ञान की, मैं मानती हूँ कि जितना ज्ञान हमें होगा, ज्ञान से ही हमें उत्साह होता है। आज के युवाओं में जो मैं कमी देखती हूँ वो उत्साह की कमी है और उन्हें एक अच्छी गाइडेंस चाहिए। जितना हम उत्साहित होंगे उतना ही, और हमें यदि ये पता होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है, हमें अपने शब्दों पर, अपने कार्यों पर अगर विश्वास होगा तो उससे हमें एक जज़्बा, एक उत्साह पैदा होगा। और जितना हम ज़्यादा जानेंगे चीज़ों को, उतना ज़्यादा उत्साहित होंगे और वो उत्साह हम अपने स्टूडेंट्स में भर सकते हैं। आपने अपने वक्तव्य में बताया कि एक अध्यापक दीपक की तरह है जिसने अपनी लौ से अनेकों दीपकों को जलाना है, अपनी कला से कई कलाकार घड़ने हैं। मैं आपकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूँ और ये ज़िम्मेवारी है आज शिक्षकों की कि हम आज घर पर हैं और आज हम वो एफर्ट्स 100% पुट करें स्टूडेंट्स के लिए, पर्यावरण के लिए। और जो बातें आपने कही वो बहुत ही ज्ञानवर्धक थी। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सर। नमस्कार सर। कहना चाहूँगा सर, हेलो जी सर। जी हेलो जी जी सर, मैं ये कहना चाहूंगा जो आज की जो यूथ है हमारे, तो मैं चाहता हूँ उनमें सकारात्मक सोच, जो यूथ है हमारा और आजकल के जो बच्चे हैं और इस तरह से यूथ में फिर सकारात्मक सोच जो है, सकारात्मक सोच लानी चाहिए। एजुकेशन उनको आत्मनिर्भर भी बनाए और इसके साथ साथ फिर सकारात्मक सोच होगी तो हम जो भी समस्याएं हैं हमारे सामने, जैसे एनवायरमेंट पोल्यूशन है, हेल्थ इशू है, तो सकारात्मक सोच होगी तो हम इन इश्यूज को, जो भी आज इश्यूज हो रहे हैं, हम तो इन इश्यूज का डटकर मुकाबला कर सकते हैं सर। जी यस सर। जय मैम जी। हाँ जी सर। सर नमस्कार। पहले तो सर बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा आपने तरीके से किस तरह से इन्वायरमेंट और कोविड और हमारी हेल्थ और सैनिटेशन और हाइजीन सभी को मतलब एक ही धागे में पूरे के बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मतलब प्रेजेंटेशन दी है। तो सर मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि मुझे जो लगता है कि सिर्फ युवाओं में ही नहीं, कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर जो एक इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए, जो एक संवेदनशीलता जो होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। तो हमें कॉन्शियसली हमें खुद के लिए एफर्ट्स करने होंगे, हमें खुद अपने आप को ये देखना होगा कि हम क्या सही कर रहे हैं और इस तरीके से क्या हम इन्वायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं।
अब जैसे अगर हम कैंपस की बात करते हैं तो कैंपस हमारे लिए हमने मान लिया हमारा कॉलेज कैंपस हो गया या वर्क प्लेस का कैंपस है, और उसकी क्लीनलीनेस, उसकी हाइजीन, या हमारा घर है वो भी हमारे लिए एक तरह का कैंपस है। तो उसकी क्लीनलीनेस और उसकी हाइजीन की तो हम बात कर रहे हैं, और उसके बारे में हम सोचते हैं अपना घर साफ कर लिया हमने, कॉलेज साफ कर लिया, और जो है कूड़ा उसको वो बाहर फेंक दिया। लेकिन अगर हम वैसे देखें ओवरऑल तो अर्थ भी तो एक पूरा कैंपस है। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने घर से बाहर निकाल के अगर कोई चीज फेंक रहे हैं तो वो तो अर्थ पे ही जा रही है। एट द एंड वो किस चीज को नुकसान कर रही है? वो हमारी पृथ्वी को ही नुकसान कर रही है। तो उसके लिए हमें जो है वो ये देखना होगा कि हम कॉन्शियसली प्रोडक्ट्स इस तरह से यूज कर रहे हैं। हम पॉलीथीन का जो है वो यूज कम कर सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं उनका यूज कम कर सकते हैं। तो वो हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स हो सकते हैं अपनी तरीके से। जी जी बिल्कुल राइट, बिल्कुल जी। नहीं बिल्कुल, मैम जी आप सही कह रही है कि हमने ये शुरुआत हमसे करनी होगी, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। हम सबने हमने बोलना छोड़ दिया है। हमने बिल्ली की तरह कबूतर की तरह आंखें मूंदनी शुरू करती है। बिल्ली आती है, गर्दन तोड़ के चली जाती है। प्रतिक्रिया तो बंद होगी, हमारे सामने कुछ भी हो जाए हमारे सामने। लेकिन अगर हमने जामुन देना है, हमने आप पूरे दूध को एक छोटा सा जामुन होता है वो पूरे को दही बना देता है। यही तो विचारों की जो शक्ति है, वर्ड ही वर्ड है। आपको मैं, क्योंकि हमारे समय की भी मर्यादा होती है और विषय की गंभीरता होती है, अदरवाइज वर्ड जो शब्द है हमारे मुख से निकले हुए वर्ड ही पूरा ब्रह्मांड है। मैं जब हेलो करता हूँ और अमेरिका में बैठा 500 रुपए में रिलायंस के फोन से वो व्यक्ति हेलो कहता है, क्या हाल है, मैं कहता हूँ ठीक है। इतनी देर में हमारा थोड़ा सा शब्द हजारों लाखों किलोमीटर ब्रह्मांड में निकलने की देर है, वो अमेरिका में एक सेकंड में कैसे पहुंच जाता है। ये चीजें हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया, हम लोगों ने अच्छी बात को कहना बंद कर दिया। और जितने हमारे यहाँ बैठे हैं सिर्फ एक बात को जब आप कहोगे ये गलत है, दूसरा भी कहेगा ये गलत है, और तीसरा भी कहेगा गलत है, तो तब जाके इम्पैक्ट पड़ता है। लड़ना नहीं है, लेकिन हाँ दिमाग के साथ हमें रुकना भी नहीं है, हमें झुकना भी नहीं है। एज ए बीइंग सोशल वर्कर मैं सच में बताऊं, मैं लड़ पड़ता हूँ। प्यार के साथ एक तरीका है मेरा कहने का लोगों के साथ। कल भी मैं गांव में गया तो आग लगी हुई थी। मैंने वहां पर कुछ लोगों को जो काम कर रहे थे वो बोले, हम लोग कह रहे तुम अपने बार के सामने तो आग बुझा दो, तुम लोग आग लगाते हो जान के कि पेड़ जल जाते हैं, रात को तूफान आएगा, कितने पेड़ सड़क के ऊपर गिरेंगे, तुम लोग कार में जाएंगे। मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं आज जितने भी किसान भी हैं दूसरे सड़क के ऊपर आग लगा देते हैं, कितने सफेदे हैं वो जल जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जब तूफान आ रहा है तो आप घर एक्सीडेंट हो। का बाजार के फायदा करना नहीं, जैसा हम बोएंगे वैसा हमें मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल जय मैडम जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें रीथिंक करना होगा। जो मैंने जो बात की थी कि हमें रीथिंक तो करना होगा कि कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। और नरेंद्र जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ बिल्कुल कि हम यूनिवर्सिटी के इस बड़े बड़े लेवल पर बैठे हुए प्रोफेसर भी कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को, युवाओं को क्यों नहीं उनको हम जागृत कर पाए, क्यों नहीं हम उनको पॉजिटिव दिशा में सकारात्मक एनर्जी में ले गए। क्योंकि काश शायद हम नहीं कर पाए, शायद लोग, क्योंकि पता है मेरे एक प्रोफेसर है मित्र, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ही, नरेंद्र जी इकोनॉमिक्स है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, हाँ जी। हेलो सर, हेलो सर, उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया कि मुझे ये नहीं पता कि जो दाल होती है खेत में, क्योंकि मैं शहर में रहा, शहर में पढ़ लिख के मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया, लेकिन उनका आज भी मुझे ये नहीं पता कि जो दाल होती है, चना होता है, वो कैसे पैदा होता है। मतलब उन्हें सही कहा कि आज इसी प्रकार से जो चीजें हमारे जीवन में हैं
तो बच्चे उसको ज्यादा फॉलो करेंगे। जो जिस चीज के बारे में हम जानकारी नहीं होगी उसको कम फॉलो करेंगे। इसीलिए वो गुड़ वाली कहानी आप जानते हैं, हमें गुड़ खुद छोड़ना पड़ेगा या हमें ज्यादा पहले करना पड़ेगा। तो आप बच्चों को एक इंक्वायरी ले लेते हैं, 2 या 3 बच्चों से भी हम जरूर इंक्वायरी लेके, और आप सभी का बहुत आज इम्पोर्टेंट वर्क है। 1-2 प्रोफेसर और भी अपनी बात रख सकता है, 1-2 बच्चों का फीडबैक हम ले लें और सब। नमस्कार, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर रेनू बाला, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, राजीव गांधी जी। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन भिवानी। जी। सर, इस पूरे वेबिनार को सुन के सर बहुत अपने अंदर इंसाइट करके देखा तो हम लोग ही कल्प्रिट पाए गए कि एनवायरनमेंट के सबसे बड़े दोषी हम ही हैं। जी। तो इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है हमारा वर्क रहता है, तो सर इसके संदर्भ में ही मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि ई वेस्ट जो है वो भी एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, जिसके बारे में अभी तक शायद लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। नहीं, सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है ई वेस्ट जनरेट करने में। इंडिया लगभग 3 मिलियन टन्स ई वेस्ट ईयरली जनरेट करता है। ये आंकड़े सर हमें इतना डराने वाले हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए ई वेस्ट जो है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। तो सर इस बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हम लोग हर साल या हर 6 महीने में अपने गैजेट्स जो है वो चेंज करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते कि इन गैजेट्स का होता क्या है, ये गैजेट्स जो है एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं। इनकी रीसाइक्लिंग के बारे में हमने आज तक नहीं सोचा। तो आई थिंक इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा अपने व्यक्तिगत तौर पे भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोग एनवायरनमेंट को कितना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। थैंक यू सर। नहीं, बिल्कुल रेणु जी, इसीलिए मेरा उम्मीद हम कहाँ जाके करें। आज मेरे सामने समाज के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग प्रोफेसर बैठे, इससे ज्यादा, इससे उच्चतम स्तर के मैं किस बुद्धिजीवी या शिक्षाविद के सामने बातचीत करूं। यानी कि 70,000 जो लेटर नई शिक्षा पॉलिसी में आप जब लोगों के लेटर गए हैं, लेकिन मैं यही है कि उम्मीद, पानी पहाड़ पे छोड़ दो, वो जमीन को पत्थरों को सींचता हुआ नीचे आएगा ही आएगा। पानी को समुद्र में छोड़ दो, वो अग्नि की तपस में भाप बन के पहाड़ पर चला जाएगा, लेकिन उसके लिए शुरुआत कौन करे। तो इसकी शुरुआत में यह जो दीपक है, यह जो लाइटर है, यह गैस बहुत है, लेकिन उस गैस को राइट टाइम पे, इसके लिए ही जो राइट समय, सबसे पहले राइट अगर हमारा विजन हो तो उसके लिए राइट मिशन की हम बात करते हैं। अगर राइट मिशन हो तो राइट टाइम, राइट इमोशन, भावना, राइट रिसोर्सेज, राइट सिलेक्शन, राइट डायरेक्शन, तो राइट रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए ये उम्मीद और एक भी कभी भी हमने अपने शुरुआत करनी है। एक का खड़ा रहना जरूरी है, उसके पीछे बाकी सब जीरो हो। और आप तो अपने जीवन में हजारों बच्चों को रोशित करोगे, और एक से यही हमारी फिलोसफी है। एक बार एक अंग्रेज ने कहा था कि सर विज्ञान ने तरक्की कर लिया, लेकिन भारत फिर भी दीपक क्यों लगाते हैं? क्या अर्थ है दीपक का? जब ऊर्जा आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बल्ब आ गई, ट्यूब आ गई, एलईडी आ गई, तो उन्होंने कहा दीपक का अभिप्राय हमारा दीपक से नहीं है, जबकि एक दीप प्रेरणा स्रोत है हमारा। एक दीपक हजारों दीपकों को जला सकता है, लाखों दीपकों को जला सकता है। एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब दूसरे बल्ब को भी नहीं जला सकता। यही हमारी। तो अब मैं बच्चों से भी जरूर, 2 बच्चे भी बताएंगे कि कम से कम चैट बॉक्स में मैंने गूगल फीडबैक फॉर्म है जो वो डाल दिया है कि आज का कैसा लगा, आप क्या कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। लेकिन 2 बच्चे आज जरूर बताएंगे कि उनको कैसा लगा और क्या होना चाहिए था, और वो क्या हमें सुजेस्ट करेंगे कि हम और बेहतर बनाया जाए। 2 बच्चे, एनी 2 ओनली। मेरी आवाज सुन रहे होंगे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये झिझक निकालिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, हम प्रियंका बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट है।
सर हमें आज जो ये वेबिनार था बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत जागरूकता भी प्राप्त हुई है। हम एनएसएस वॉलंटियर्स हैं और उसके साथ साथ हमें आज और भी समाज सेवा के प्रति और एनवायरनमेंट के प्रति अपनी सेवा प्रदान करने का मन कर रहा है सर। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख सके और उसको प्रोटेक्ट कर सके, दूसरों को भी प्रेरणा देने की पूरी कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू। The second student, एक और विद्यार्थी और बिल्कुल प्रियंका जी के आज जो महिला शक्ति है हमारे देश में 50% महिला शक्ति है, उसका भी हम पूरा समाज में कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए। उसको भी आत्मनिर्भर के तौर पे भी आगे आना होगा। उसे बहुत से कार्यों में आप जैसे जो बच्चे हैं जो BCom है, MCom है, BBA हैं या ग्रेजुएट हैं, आप उन महिलाओं को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत SHG के तहत उनको इंटीग्रेट करके आप उनको आत्मनिर्भर और रोजगार देने की दिशा में भी आप प्रयास करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चा और प्लीज करें, उसके बाद हम इसको अंतिम और इसका एक कदम की तरफ इसको लेके जाएंगे। एक बच्चा कोई नीता, नगीता, स्वर्ण, प्रवीण, ईशा। तो चलो मैं अंत में महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका, सभी प्रोफेसर, हमारे प्रिंसिपल साहब और जितने भी स्टूडेंट, विद्यार्थी और प्रोफेसरों ने बड़ा दिल से इस प्रोग्राम को अटेंड किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। आज संडे वाले दिन भी उन्होंने अपना कीमती समय समाज को निर्माण में दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. ये मैंने लिंक दिया है चैट में, प्लीज इसको सभी भरेंगे, प्रोफेसर भी, दूसरे भी। Yes, sir. We will circulate this link. जी, सर मैं रेखा मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। रेखा मैम प्लीज आप अपने फ्यू वर्ड्स रखिए। मैम हमारी सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर हैं, प्लीज मैम। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका जो आज का सुना लेक्चर, मैं शुरू से ही, बचपन से ही इस कोशिश में लगी रही हूँ कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर हम काम करते रहें। बचपन से ही, जैसे आपने कहा कि हम जब क्लास छोड़ें तो हम लाइट्स ऑफ करते जाएं, तो मैं बचपन से ही स्कूल टाइम से लेकर और आज तक मैं जब भी कॉलेज से कहीं से भी गुजरती हूँ या क्लास से निकलती हूँ तो मैं सारे फैन ऑफ करती हूँ। बच्चों को भी बोलती हूँ, हर लेक्चर में 5 मिनट का यही लेक्चर रहता है कि किस प्रकार से हम अपने एनवायरनमेंट को सुधार सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, उनकी तरफ ध्यान दें। और लड़कियों के मामले में तो जो लड़कियां हैं, जहां भी मैं उनको ये कहती हूँ कि आप बस में बैठें तो बस में भी अगर आप किसी से बात करें तो कहीं ना कहीं 1 मिनट का कोई संदेश आप उन लोगों को देते जाएं चलते चलते। तो आज जो पेंडेमिक ईयर चलने लग रहा है, ये जो समय चलने लग रहा है, इससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ सर कि जिस तरह से हमारे ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, हर रोज आंसू आ रहे हैं आंखों में उनको देखकर। तो हम इसके लिए अगर कुछ कर सकें तो सर इसके लिए आपका सजेशन जो है वो मैं चाहूंगी कि हम क्या सहायता कर सकते हैं लोगों की, कि लोग जो हैं वो इससे बचें, कोरोना से बचें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो ऑक्सीजन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर सकें। हम ये काम कैसे कर सकते हैं, आप केवल थोड़ा सा सजेशन इसके ऊपर दें। धन्यवाद सर, आपका लेक्चर। वेरी गुड रेखा जी, बहुत बढ़िया कि आपने पूछा, और वेरी वेरी थैंक यू
क्योंकि आज तो कोई किसी को कुछ देने लगे वो लेने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान में सबसे पहला तो जो हमारा है कि राइट जो एजुकेशन है, आज जो मैसेज, आज हमारे देश में जो स्थिति रही वो टीकों के प्रति जो भ्रांतियां फैलाई गई उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा। और मैं जितने भी आप यहाँ बैठे हैं आपको मैं चाहता हूँ, खुद मैंने जब इंजेक्शन लिया और उसके बाद जो उन्होंने गोली दी टैबलेट, वो टैबलेट भी मैंने नहीं लेनी चाहिए अगर जरूरत है, तो कुछ भी नहीं हुआ। आज अगर समय रहते हमारा टीका लग जाता तो शायद देश में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, बचाव, क्योंकि हमारे जो हाथ दिन में 20 से 30 बार जाते हैं, सिंपल हमें सैनिटाइजर के बजाय सिंपल हाथ या में उसको जब एक पानी की बाल्टी में करके उसमें थोड़ा सर्फ डाल के उसमें जब भी बाहर से हाथ धोए। तीसरा जो मास्क है, जो यानी कि हमारा जो जैन धर्म आया उसका मतलब क्या था कि हमारे नाक के अंदर जो कीटाणु है, वायरस है, उसको रोका जा सके। चौथा, जो आप जो पैनिक जो क्रिएट हो रहा है, यानी कि आज लोगों के अंदर जो असुरक्षा करके देश में सोर्सेज की कुछ तो कमी है, लेकिन इतना भी नहीं है जितना आज लोगों ने देश के अंदर बहुत सी दवाइयां वो बंद करके रख लिए, सिलेंडर रख लिए हैं। और जो ये रेडमेसिविर जो दवाई है, जो रेडमेसिविर जो दवाई है, एक्चुअल में इसके अंदर सिर्फ जो हमारी भी 2 दिन पहले इसके ऊपर टीओटी हुआ था साथ के साथ, ये इसकी एक्चुअल में जो कॉस्ट है वो 10 रुपए की दवाई ही इसके अंदर डलती है। सिर्फ 10 रुपए की दवाई है, लेकिन ये 60,000 रुपए तक का टीका लोगों ने लेके रख लिया। यानी कि 1 किलो, अगर आपके पास 10 लोग हैं, 10 आइटम हैं, अगर उनमें से 1 आइटम कम हो गई तो 9 के 9 डिस्टर्ब होते हैं पूरा सिस्टम। यानी कि वो एक की वजह से पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए आप इस समय सबसे बड़ा जो मैसेज मैं बताना चाहूंगा, आपके पास इतनी बड़ी टीम है, वो हमने कोरोना में जब पिछले साल शुरुआत हुआ एनजीओ हमने काम किया, हमने सब्जी मंडी को सबसे पहले चुना, क्योंकि सबसे ज्यादा सब्जी मंडी को वहां पर हमने इतनी अवेयरनेस, हर जितनी रेडियां थी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 700 से 800 रेडी वालों को हर रोज हम लोग इकट्ठे हो जाते थे 3-4, हमने तख्तियां उसकी रेडी के ऊपर, रिक्शा के ऊपर जिसे सब्जी बेचा, परमानेंट एक तख्ती कागज की टांग दी, बांध दी कि जब सामने वाला कोई लेने घर से निकलने के लिए आता तो पड़ता था, फिर मुंह पे मास्क रखे, दूरी बना के रखे। तो ये जो धीरे धीरे जो परिवर्तन है, और हमने गले के अंदर, आप जब बाजार में निकलते हैं, बच्चों को कहे वो छोटा सा टैग रखें, उस टैग के अंदर एक कागज लाएं, उसके अंदर कागज की कोरोना से बचिए, दूर रहें, दूरी बनाएं, सैनिटाइजर करें। यानी कि वो संदेश, आप किसी को मुंह पे मास्क रखिए तो बुरा मान जाएगा, लेकिन जब आपके गले में, जब मैं गले में डाल के उसको चलता था तो कई एडवोकेट्स मेरे, वो तुरंत मेरे से मिलने से पहले मेरे जो सामने गले के अंदर आई कार्ड होता है उसको पढ़ते थे तो देखते थे तो मैसेज होता था। ये छोटी छोटी चीजें हैं। यही है सर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं भी किसी को डांट मारने से नहीं बचती, चाहे लेक्चरर हो, अगर मास्क नहीं लगा रखा है तो मेरी डांट खा लेते हैं कॉलेज में, आप पूछ सकते हो। क्योंकि कहीं पर भी एक अच्छा नागरिक होने के नाते अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं और कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत करता हुआ दिखाई देता है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उसे टोकें, चाहे वो गुस्सा करे या कुछ भी करे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको वो चीजें बताएं जो सरकार ने हमारे को गाइडलाइंस दे रखी हैं। अगर हम इनका फॉलो करते तो शायद आज हम जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन पर नहीं होते। तो एक गुड एजुकेटर की जरूरत है सर। जो टीचर्स हैं वो गुड एजुकेटर बन सकते हैं। हर जिले में इस प्रकार के जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट करने चाहिए ताकि वो एजुकेट कर सकें लोगों को कि हम किस प्रकार से कोरोना से बच सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास जानकारियां बहुत ज्यादा गलत आई हुई हैं, तो उस रूप में हम एक अच्छी एजुकेशन हर नागरिक को दे सकते हैं। तो गुड एजुकेटर जो हैं वो अपॉइंट करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर, हर जगह। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत अच्छे, और आज इन सब की जरूरत है हमारे समाज को, हमारे देश को। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यू आर लकी। आज कोरोना काल में मैंने जब मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी, कितने प्रोफेसर ने कहा सर हमारे तो रोजगार चला गया, सर कॉलेज ही बंद हो गया। यानी कि आज के समय अनएम्प्लॉयमेंट का जो बहुत बड़ा एपिडेमिक, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा एपिडेमिक है, मैं जानता हूँ परमात्मा ने अवसर दिया है और आप लोगों को उस पद पर भेजा है। और
जो शिक्षा है, और शिक्षा में अगर इसको और मैं 1 सेकंड में ज़्यादा नहीं लूँगा, वैसे ऑफिशियल अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि शिक्षा सब में जो शब्द जुड़े हैं, सबसे पहले ई फॉर एंट्री, आज आप एंटर हुए हैं, उसके बाद डिजायर, बहुत से लोग यहाँ एंटर हुए हैं, शायद उन्होंने इच्छा नहीं थी तो उन्होंने माइक को या इसको ऑन करके रख दिया होगा, नहीं सुना होगा। नंबर 1 एंट्री, नंबर 2 डिजायर, सी टू सी मींस अंडरस्टैंडिंग, अगर जिसने तालमेल बिठाया है वो समझ पाया है। उसके बाद सी मींस कैरेक्टर, हमें जीवन में क्या इन चीजों को अपनाना चाहिए। ए मींस एडजस्टमेंट, कईयों को मेरी बात एडजस्टमेंट लगी होंगी, जैसे मैडम ने बताया, मैं डांट देती हूँ, कईयों को गुस्सा भी आता है, कई लोग एडजस्ट भी करते हैं। उसके बाद टी मींस टेक्निक, आज हमने टेक्निक सीखी। उसके बाद आई इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इंटेलेक्चुअल रिव्यू, और उसके बाद ओ मींस ओबीडियंस, आज्ञापालक होना, माँ बाप के प्रति, बड़ों के प्रति, देश के प्रति, और एन मींस नेसेसिटी, और जीवन में ये सारी चीजें आवश्यक हैं। अगर इसमें से एक पॉइंट भी छूट गया तो जीवन की शिक्षा का चक्कर टूट गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक सर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे प्राचार्य श्री सुधीर कुमार शर्मा जी का, मैडम सीमा बुमरा का, मीनू मैडम का, कि जिन्होंने इतना वैल्यूएबल जो वेबिनार है वो हमारे महाविद्यालय के लिए किया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक इनफॉर्मल थैंक यू रूप में आपको बोलना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच, आपकी वजह से आज हम सब इकट्ठा हुए और हम सब इस कोरोना काल में एक दूसरे को देख पाए। हम जानते हैं कि हमारे परिवार के साथ साथ हम जहाँ काम करते हैं वो हमारा दूसरा परिवार होता है, वहां पर भी हमारे बड़े होते हैं, हमसे छोटे होते हैं, हमारे साथ के होते हैं, किसी से मनमुटाव होता है, किसी से प्यार होता है, लेकिन अंत में हम सब एक परिवार होते हैं, एक इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहे होते हैं। तो इतने टाइम बाद सर आपके थ्रू हमने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे के चेहरों को देखा। आई एम श्योर सब बहुत खुश होंगे एक दूसरे को देखकर। सर सीमा मैम आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। जी, और सीमा जी आपके साथ कि मैं आंधी आए तूफान आए, मैं तूफानों का सामना करना हूँ, आंधी का सामना करता हूँ, मैं आपस में रगड़ खाता हूँ, आपस में हम लड़ते हैं, और लेकिन वो उसके बावजूद भी आपस में जुड़ा रहता है, और जो वृक्ष की जो टहनी तूफान में टूट के गिर जाती है उसका खत्म हो जाता है। इसीलिए एकता में ही स्ट्रेंथन है, और एकता ही और संगठनात्मक जो शक्ति है, वृक्ष भी हमें कहता है जब हम जुड़े हुए हैं तो फिर से हरे भरे बड़े से बड़े हम जो दाग होते हैं और उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो अंत में हवा में तीर चलाने से क्या फायदा, हवा की बात की, हवा में तीर चलाने से क्या फायदा, दिन में दिया जलाने से क्या फायदा, सूर्य की बात की, दिन में दिया जलाने से क्या फायदा, पानी में आग लगाने से क्या फायदा, पानी की बात की, और रेती में नाव चलाने से क्या फायदा। आओ हम मिलके अपने देश को आगे बढ़ाएं, नहीं तो सिर्फ खाली बातें बनाने से क्या फायदा, बातें बनाने से क्या फायदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सर इसी के साथ में आपका एक फॉर्मल थैंक्स करना चाहूंगी आपकी पूरी टीम का।